नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे बैंक का सामान्य परिचय और बैंक के कार्य। बैंक से तात्पर्य उस संस्थान से लगाया जाता है जहां आम जनता द्वारा अपनी वस्तुओं को जमा कराया जाता है तथा जिन्हें धन की आवश्यकता होती है उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। मुद्रा के आविष्कार के पश्चात मुद्रा के कार्यों के कुशल निष्पादन हेतु बैंकिंग संस्थाओं का जन्म हुआ और आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के पूर्वी भारतीय वांग्मय में धन के लेन देन हेतु बैंक सदृश संस्थाओं को उल्लेख मिलता है और संपूर्ण विश्व में इस तरह की वित्तीय व्यवस्था का विशेष स्थान है। बैंक की परिभाषाएं। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5B के अनुसार बैंक वह बैंकिंग कंपनी है जो ऋण देने या विनियोग के उद्देश्य से जनता में जमाओं के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है, जो मांग पर देय हो अथवा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार के से निकाली जा सके। दूसरी परिभाषा है इंग्लैंड के विनिमय बिल विधान 1882 के अनुसार बैंक के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाले व्यक्तियों की एक संस्था, चाहे वो समामेलित है अथवा नहीं, या सम्मिलित होती है। इसी प्रकार डॉक्टर किनले ने भी बैंक की परिभाषा दी है। बैंक ऐसी संस्था है जिसके पास लोगों के द्वारा ऐसे अतिरिक्त कोषों को जमा किया जाता है इन्हें आवश्यकता नहीं होती। वे इन कोषों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को उधार देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। बैंक विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित आ जाते हैं। बैंक का परिचय ही बैंक के कार्यों से प्रतिबंधित होता है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ बैंक के कार्यों तथा सेवाओं में भी परिवर्तन हुए हैं। बैंक के कार्यों को अब विविध रूप में विश्लेषित किया जा सकता है और एक और बैंक लघु वस्तुओं का संग्रहणकर्ता का कार्य करता है, तो दूसरी ओर साख सृजन के माध्यम से मुद्रा निर्माण का व्यापक कार्य निष्पादित करता है। अपनी विविध सेवाओं के माध्यम से बैंक ने समाज के हर वर्ग के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है और इस प्रकार बैंक के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बैंक के कार्यों को चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। पहला है आधारभूत कार्य, दूसरा जन सामान्य से संबंधित कार्य, तीसरा अभिकर्ता संबंधी कार्य, चौथा है व्यापक कार्य। आधारभूत कार्यों में सबसे पहला कार्य है जो है निक्षेप संग्रहण करना। बैंक द्वारा निक्षेप संग्रहण करना बैंकिंग संस्थाओं का आधारभूत कार्य माना जाता है। इसके माध्यम से बैंकिंग संस्थाएं जनसाधारण की छोटी छोटी वस्तुओं को संग्रहित अवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संग्रहण में बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, गृह बचत खाता, सावधि जमा योजना आदि सम्मिलित होती है। दूसरा कार्य है इसी में आगे निक्षेप अथवा जमा स्वीकारना। बैंकों द्वारा निक्षेप स्वीकार करना अथवा धन उधार लेना बैंकिंग संस्थाओं का प्राथमिक कार्य माना जाता है। इसके माध्यम से बैंकिंग संस्थाएं जनसाधारण की छोटी छोटी वस्तुओं को संग्रहित कर अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है। बैंकों द्वारा जमाएं स्वीकार करने पर उनके तथा जमाकर्ताओं के मध्य ऋणी एवं ऋणदाता का संबंध स्थापित हो जाता है। बैंक जनसाधारण की बचतों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न प्रकार के खाते खोलते हैं तथा संचालित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। वे खाते साधारणतः निम्न प्रकार हैं, जिनमें है बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, गृह बचत खाता, अनिश्चितकालीन जमा खाता, दीर्घकालीन जमा खाता, दीर्घकालीन जमा योजना व अन्य खाते। तो इन खातों में निक्षेप संग्रहण में पहला खाता है बचत खाता। बचत खाता प्राय मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा वर्ग द्वारा खोला जाता है। यह 5 रुपये की राशि से खोला जा सकता है। इन खातों पर धनराशि पर ब्याज की दर कम होती है। ऐसे खातेदारों
को चेक की सुविधा प्रदान की जाती है। इन खातों के में ग्राहक सप्ताह में राशि कई बार जमा करा सकते हैं, लेकिन राशि आहरण करने पर कुछ रोक अवश्य लगा जाती है। परंतु वर्तमान में अलग अलग बैंकों के बचत खाते ओपन करने की या खोलने की राशि भी अलग अलग हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक 5,000 रुपये में, कुछ 10,000 रुपये में भी बचत खाता खोलते हैं। चालू खाता व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों को सुविधा देने की दृष्टि से बैंक चालू खाते में जमा स्वीकार करते हैं। इस खाते में बैंकों के कार्य समय में जमा करता चाहे जितनी बार जमा पूंजी निकाल सकता है या रुपया जमा करा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार के खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। कभी कभी कुछ बैंक के जमाकर्ता कुछ सेवा शुल्क भी इस पर वसूल करते हैं। स्थायी जमा खाता एक निश्चित अवधि हेतु रकम जमा करवाने के लिए बैंक को सावधि जमा खाता खोला जाता है। सामान्यतः इसकी अवधि 3 माह से 5 वर्ष तक की होती है। इस खाते की रकम जमा करवाने पर एक जमा रसीद देता है, जिससे पुनः लौटाने पर वह जमाकर्ता को राशि लौटाई जाती है। स्थायी जमा खाते में ग्राहक को अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि रकम की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक ग्राहक की अवधि से पहले भी निकालने की सुविधा देता है, लेकिन इस स्थिति में बैंक ग्राहक को देय ब्याज में से कुछ कटौती कर देता है। इस प्रकार के खाते पर देय ब्याज दर अधिक होती है, यानी कि जिसे हम FD कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। गृह बचत खाता घरेलू खाते छोटी छोटी वस्तुओं को संग्रहित करने तथा बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। इस खाते के अंतर्गत बैंक ग्राहक को गुल्लक दे देते हैं, जिसमें ग्राहक घर ले जाकर स्वतः थोड़ा थोड़ा धन उसमें डालते हैं। कुछ समय बाद इस गुल्लक को बैंक में लाते हैं। वहाँ गुल्लक से जमा रकम निकाल कर ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाती है और इस रकम पर बैंक द्वारा देय ब्याज दर भी कम होती है। अनिश्चितकालीन जमा खाता इस खाते में अनिश्चित काल के लिए रकम जमा करवाई जाती है, जो विशेष परिस्थिति में ही निकाली जा सकती है। इस प्रकार की जमाओं पर ब्याज दर सबसे अधिक होती है। इस प्रकार के खाते की सुविधा भारत में नहीं दी जा रही है। कुछ बैंकों द्वारा क्वांटम, ओस्टिया अथवा सुपर सेविंग के नाम से यह सुविधा प्रदान की जाती है। दीर्घकालीन जमा योजना दीर्घकालीन जमाएं विनियोजन के उद्देश्य से 7 वर्ष या उससे अधिक लंबी अवधि के लिए जमाएं कराई जाती हैं। इस जमा योजनाओं के अंतर्गत पुनर्विनियोग की भी सुविधा प्रदान की जाती है। बैंकिंग संस्थाएं इस प्रकार से खोले गए इन खातों में निरंतरता नवीनता लाती रहती है, ताकि अधिक से अधिक जमाओं का संग्रह किया जा सके। इस प्रकार बैंकिंग संस्थाएं जनसाधारण की अल्प बचतों को जमाओं के रूप में संग्रहित कर वित्तीय कोषों को प्राप्त कर सकती हैं। अन्य खाते इसके अतिरिक्त कई प्रकार के खाते बैंकों द्वारा खोले जाते हैं, जिसमें आवर्ती खाता, कृषक जमा योजना, नाबालिग बचत योजना, गृह बचत योजना आदि। दूसरा कार्य है आधारभूत कार्यों का दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना। बैंकों का दूसरा आधारभूत कार्य ऋण प्रदान करना है। बैंक व्यक्तियों से जो रकम जमा के रूप में प्राप्त करते हैं, उनका एक निश्चित प्रतिशत नकद कोष में रखने के पश्चात बाकी रकम ज़रूरतमंदों के ऋण के रूप में दे देते हैं। बैंक उत्पादक तथा उसके उपभोग कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। बैंक सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के ऋण देते हैं। नकद साख प्रणाली के अंतर्गत बैंक व्यापारियों को एक निश्चित अवधि के लिए कुछ निश्चित मात्रा में ऋण प्रदान करने का अधिकार प्रदान करते हैं। जिन व्यापारियों को नकद साख की सुविधा प्रदान की जाती है, वो पूर्व निर्धारित सीमा तक राशि को आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं। ग्राहक द्वारा निकाली गई राशि पर ही बैंक ब्याज लेती है। अधिविकर्ष इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक एक समझौते के अनुसार चालू खाता संचालित करने वाले अपने ग्राहकों को उनकी जमा राशि से एक निश्चित सीमा तक अधिक रकम निकालने की सुविधा प्रदान करता है। इसे अधिविकर्ष कहते हैं। अधिविकर्ष की सुविधा अल्प अवधि के लिए ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत साख एवं जमानत के आधार पर प्रदान की जाती है। इसी में अगला है प्रत्यक्ष ऋण। बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण दिए जाते हैं। ये ऋण एक निश्चित रकम के निश्चित समय अवधि हेतु प्रदान किए जाते हैं और ऋण की संपूर्ण राशि एक ही बार में ऋणी के खाते में जमा कर दी जाती है तथा ऋणी को संपूर्ण राशि इस निश्चित दर से ब्याज देना होता है और ब्याज दर पर जो
का निर्धारण ऋणी के द्वारा ऋण लेने के उद्देश्य की अवधि और मात्रा पर भी निर्भर करता है। अगला बिंदु है इसमें विनिमय बिलों की कटौती। विनिमय बिल वित्तीय सुविधा प्रदान करने का यह तरीका सर्वाधिक प्रचलित है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकिंग संस्थाएं व्यापारियों की वास्तविक बिलों की कटौती कर साख सुविधाएं प्रदान करती हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह पद्धति अधिक उपयुक्त है, क्योंकि बैंकों द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता के संबंध में बिलों के दोनों ही पक्षधर अर्थात लेखक तथा स्वीकारकर्ता उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर बैंक इन बिलों को केंद्रीय बैंक से पुनर्कटौती कर सकती है। केंद्रीय बैंक से पुनर्कटौती कर सकती है। दूसरा है जन सामान्य संबंधित कार्य। जनसाधारण को बैंकिंग व्यवस्था से संबद्ध करने का अधिकाधिक संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं, जिनमें है लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा प्रदान करके उनके महत्वपूर्ण पत्रों, बहुमूल्य धातुओं तथा प्रतिभूतियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस सुविधा के बदले में बैंक लॉकर्स का किराया व शुल्क वसूल करते हैं। इसी में अगला है साख संबंधी सूचनाएं प्रदान करना। बैंक अपने ग्राहकों को अन्य व्यापारियों एवं व्यापारिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों की साख एवं प्रतिष्ठा के संबंध में भी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इनके अतिरिक्त बैंकों द्वारा अन्य व्यापारिक संस्थानों द्वारा मांगे जाने पर ग्राहकों की आर्थिक स्थिति में भी सूचनाएं प्रदान की जाती है। व्यवसायिक क्षेत्र में इस प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान विशेष महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है साख पत्रों का निर्गमन। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के साख पत्रों का भी निर्गमन किया जाता है। साख पत्रों, यात्री चेकों आदि की व्यापारिक जगत में बहुत उपयोगिता है, क्योंकि इनके माध्यम से धन प्रेषण का कार्य सरल एवं सुविधाजनक होता है। प्रतिभूतियों का अभिगोपन। बैंकिंग संस्थाओं द्वारा निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सरकार, स्वशासी निगमों इत्यादि के अंशों, ऋण पत्रों आदि में अभिगोपन का कार्य भी किया जाता है। अभिगोपन सेवाओं के बदले में बैंकों को अभिगोपन कमीशन प्राप्त होता है। आर्थिक एवं वित्तीय समंकों का संग्रहण एवं प्रकाशन। बैंकिंग संस्थाएं अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित आर्थिक एवं वित्तीय समंकों, सूचनाओं, संग्रहण एवं प्रकाशन का कार्य करती है। आर्थिक नीति के निर्धारण एवं आंशिक क्रियाओं के नियोजन के संदर्भ में आर्थिक समंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है तीसरा पार्ट, अभिकर्ता संबंधी कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इन कार्यों में से कुछ कार्य तो निःशुल्क किए जाते हैं तथा कुछ कार्य सशुल्क या कमीशन के बदले में किए जाते हैं। वर्तमान युग में बैंकों द्वारा संपन्न किए जा रहे अभिकर्ता संबंधी निम्न कार्य हैं। ग्राहकों के लिए धन का हस्तांतरण। बैंक अपने ग्राहकों के लिए धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस कार्य में ड्राफ्ट तथा अन्य विलेखों का भी प्रयोग किया जाता है। चेकों का संग्रहण। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेकों की राशि का संग्रह करते हैं। इन चेकों से प्राप्त राशि ग्राहक के खाते में जमा करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार उनके चेकों का भुगतान भी करते हैं। तीसरा है इसी का, ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने ग्राहकों के निर्देशानुसार ग्राहक के खाते में उनकी प्राप्तियां जैसे मकान किराया, लाभांश तथा ब्याज आदि प्राप्त करके खाते में जमा करने तथा उनका हिसाब रखने संबंधी कार्य भी करते हैं। चौथा बिंदु है ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना। ग्राहकों के दायित्वों का भुगतान। बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों का भुगतान का कार्य ग्राहक की ओर से वहन करते हैं, जैसा बीमा प्रीमियम, मकान किराया, ऋण पर ब्याज आदि का भुगतान ग्राहक की ओर से करते हैं। ट्रस्टी तथा प्रबंधक के कार्य। ट्रस्टी तथा प्रबंधक के कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति की व्यवस्था, विभाजन या प्रबंधक के उत्तरदायित्व भी स्वीकार करते हैं।
बैंक ग्राहक के प्रबंधकों एवं ट्रस्टियों के रूप में भी कार्य करते हैं। इसी में अगला बिंदु है विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय। ग्राहकों की ओर से केंद्रीय बैंक की अनुमति से बैंक विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय का कार्य भी करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को पासपोर्ट के संबंध में भी सुविधा प्रदान करते हैं। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार का वित्त प्रबंध। बैंकों द्वारा विनिमय बिलों का क्रय करके व्यापार हेतु वित्त का प्रबंध किया जाता है। हुंडियों एवं विदेशी विनिमय बिलों की जमानत पर अल्पकालीन ऋण भी प्रदान किया जाता है। साथ ही इसमें है अन्य कार्य। समाशोधन ग्रहों के सुचारू संचालन के संदर्भ में बैंकिंग संस्थाएं विशेष योगदान प्रदान करती है। बैंकों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, बाढ़, अकाल पीड़ितों अथवा अन्य किसी प्राकृतिक विपदा में त्रस्त व्यक्तियों को धनराशि भी संग्रहित करती है। बैंक अपने ग्राहकों को उपभोग ऋण प्रदान करके अनेक टिकाऊ उपभोग वस्तुएं जैसे टेलीविज़न, फ्रिज, मोटरसाइकिल, स्कूटर, फर्नीचर इत्यादि खरीदने हेतु भी प्रोत्साहित करती है। बैंक ग्राहकों को वित्तीय कोषों के विनियोजन संबंध में सलाह एवं मार्गदर्शन भी देती है। अगला है व्यापक कार्य। व्यापक कार्यों में है बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था की व्यापक स्तर पर उपयोगिता रखने वाले कार्य संपन्न किए जाते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था का संबंधित विभिन्न वित्तीय समंकों का संग्रहण एवं विश्लेषण करना, रिजर्व बैंक द्वारा संचालित समाशोधन गृह में योगदान देना, प्राकृतिक आपदाओं तथा प्राकृतिक संकट के समय सुरक्षा कोषों के लिए सरकार की ओर से धन का संग्रहण करना, जनसाधारण से लेकर स्थानीय निकाय, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार को वित्तीय संबंधी सलाह देना बैंकों के व्यापक कार्य कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।